हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू, सी फॉर यू बाय कमल। आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन से या केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स खुद के अपने सॉल्यूशन में रखा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया है, तो उसकी जो टेंडेंसी है, या आप कह सकते हो कि आपने कोई जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जैसे मान लो कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और यहाँ आपने Zn का रॉड रखी है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर Zn गिव्स Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में और जो ये रॉड है इलेक्ट्रोड, इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस में इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड की आपकी जो टेंडेंसी है वो आपको समझ में आ रही होगी कि क्या होती है। इलेक्ट्रोड या तो लॉस करेगा गेन, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यही टेंडेंसी को भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं होने वाला। ऑक्सीडेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस अलोन, और रिडक्शन भी अपने आप नहीं होगा, रिडक्शन भी अपने आप नहीं होगा। तो उसके लिए हमें हम यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करनी तो बात ठीक है, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं मेजर? एब्सोल्यूट वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की वो एक एब्सोल्यूट, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकती है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकती। और जो ऑक्सीडेशन, अगर मैं बोलूँ एक बीकर में इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन की लूज और गेन करने की, नहीं बता सकते, क्योंकि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहाँ हमने जिंक सल्फेट बना रखा, ना ये लॉस का, ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक रिलेटिव रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होता है, जिसके सामने हम इसको रख सके और हम क्या निकाल सके? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सके। तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। उसको हम क्या कहते हैं? वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम क्या लेते हैं? SHE, जो हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको आप समझ रहे होगे। जब मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की जब डेफिनेशन बताई थी, तो बोला था कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर किसी इलेक्ट्रोड का, जिसमें एक सेटअप है, ये किसके सामने रखा गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने रखा गया है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। उस समय जो वैल्यू निकलेगी उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और रिडक्शन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो E0 माना जाएगा, या फिर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है, वो माना जाता है 0.0 वोल्ट। मतलब इसकी जो टेंडेंसी मानी जाती है इलेक्ट्रोड के लॉस और गेन की, वो कितनी मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? आपने एक सॉल्यूशन लिया, वो भी किसका? एसिड का, 1MHCl H2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एसिड ले लेंगे, मिनरल एसिड, और यहाँ पर हमने एक ये गैस चैम्बर बनाया। आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन का तो अपना कोई इलेक्ट्रोड होगा नहीं, वो एक गैस है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इन और आउट होती है। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एक वायर लगा दिया, और प्लेटिनम का फॉइल, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो हो नहीं सकता। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन होगा? प्लेटिनम फॉइल, जो ब्लैक कोट, जिसमें ब्लैक कोटिंग होगी। ये जो प्लेटिनम फॉइल है, और इसको कनेक्ट किया है किससे? वायर से। तो ये है आपका कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसमें आप जो सॉल्यूशन इसमें है वो 1MHCl है, और आपका इलेक्ट्रोड कौन सा? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम फॉइल है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, या फिर हाइड्रोजन गैस इसमें हम यहाँ से पास करेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। ये एज ए एनोड भी काम कर सकता है, एज ए कैथोड भी काम कर सकता है। तो एनोड में ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है? रिएक्शन क्या करेगा? एनोड की जब ये बिहेव करेगा, तो एनोड की तरह जब बिहेव करेगा, तो ये क्या करेगा? H2 2H+
2 इलेक्ट्रॉन, मतलब H, एक H को मान के चलो, अगर H में 0 मानता हूँ तो किस में जाएगा, +1 में जाएगा। H प्लस तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन H 0 में है, H 0 है, H0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और किसमें चले गया, +1 में, तो क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन नॉर्मली मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है इसका, मॉलिक्यूल H2 होता है, तो एक देगा तो 2 कितने देंगे, 2। कैथोड में कैसा काम करेगा, देखो ये जब ये कैथोड होगा तो क्या करेगा, 2H प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2। तो एनोड में ये किसके ऐसे इस तरीके से रिएक्शन करेगा, और कैथोड में इस तरीके से करेगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर मैं बोलूं कि इसको एज ए हम बोलेंगे, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसको E0 H प्लस H2 करके डिनोट कर सकते हैं, PT। और इसको E0 H प्लस, सॉरी, इसको कैसे कर सकते हैं, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E0, तो H2/H प्लस, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो PT का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, देखो +1 से किस में जा रहा है, 0, तो H+/H2, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको अगर हमें लिखना, PT यहाँ लिख देंगे, ठीक है, सॉरी PT यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हमें बोलना ही नहीं होगा, हमें केवल लिखना होगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। सेल रिप्रेजेंटेशन में इसका तरीका क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से होता है कि H2/H प्लस, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा होता है, H+/H2 PT, और यहाँ वाला कैसा होता है, यहाँ होता है H2/H प्लस PT, ठीक है। तो ये है आपका क्या, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी, ठीक है। क्यों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, उसके लिए एक रेफरेंस क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपने आप एक जगह पे नहीं होंगे, उसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कितना लेते हैं, मान लेट एज्यूम कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, और जो 0 मानेंगे तो उससे होगा क्या, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम बहुत सारे क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोड रखेंगे। अब देखो इसके साथ मैंने जिंक का रखा, इसके संग मैंने जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा। अब जिंक कॉपर के संग क्या करेगा, जिंक इसके संग क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, मानो ऑक्सीडेशन करेगा। अगर कॉपर रखा तो कॉपर इसके सामने क्या करता है, रिडक्शन करता है। अब जब ये कनेक्टेड होंगे तो मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर लगाया होता है, उसमें कुछ रीडिंग्स आएंगी, और वो रीडिंग्स जो आएंगी वो क्या होंगी, आउटकम ऑफ द सेल, और वो जो आउटकम ऑफ द सेल होगी उसको हम E0 सेल कहते हैं। और जो आउटकम ऑफ द सेल आएगा, अगर इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, जिंक से कनेक्ट कर दिया मान लो, अब जिंक से जब हमने कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग आएगी, और वो रीडिंग की क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगी 2 इलेक्ट्रोड के बीच की, ये यहाँ इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोड हमने रखा है। तो वो जो वैल्यू आएगी उस हमने मान लिया है कि जो हाइड्रोजन की वजह से है वो पोटेंशियल कितना होगा, 0, तो वो टोटल वैल्यू किसकी मानी जाएगी, जिंक की मानी जाएगी। वैसे कॉपर के संग भी ऐसी होगा, कॉपर के संग भी रखेंगे, अगर हम कॉपर के संग इसको रख देते हैं तो फिर क्या होगा, इस तरीके से हम कोई वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू हमारी किसकी जाएगी, कॉपर की जाएगी, क्योंकि इसके लिए हम क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। तो देखो कैसे करते हैं, ये देख लो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है इसकी। जैसे हमने हाइड्रोजन को वहाँ एटम, जब एटॉमिक मास निकालते थे तो हमने हाइड्रोजन एटम को एक रेफरेंस माना था ना एटॉमिक मास के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को के मास को के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मानते हैं। वहाँ 1 माना था, फिर उससे फिर हमने क्या किया था, वे किया था। अब हम कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ किसका कैसे निकाला होगा। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। अब देखो जिंक का ये है, आपने क्या लिया, एक रॉड लिया, एक बीकर लिया, वही चीज़ कनेक्ट किया और यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, इसको ऐसे किया, और ये यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ये HCl है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, 1m HCl, और यहाँ पर आपने लिया जिंक सल्फेट, 1m जिंक सल्फेट, और ये जिंक की रॉड। आप इसने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर कहते हैं कहें, और इसको हमने ये किससे कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज से। अब मैंने इस साइड ही क्यों रखा, अभी इसको समझ में कैसे आएगा, देखो
जब हमने इनको ये सेटअप बनाया तो आपका जो ये वोल्ट मीटर का जो ये रीडिंग, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये रीडिंग का कैसे देगा, ये जो मूव करता है वो कैसा मूव करता है, इस तरह की तरफ। जब ये इधर की तरफ मूव किया तो इससे आपको समझ में आता है कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हुई है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हुए होंगे तो जिंक ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, मतलब जिंक क्या बना होगा, एनोड बना होगा। मैंने बोला था एनोड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो Zn ने क्या करा, Zn ने Zn2+ और Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। मैंने रिएक्शन देखी थी कि कैथोड में अगर हाइड्रोजन होगा तो किस तरीके से रिएक्शन करेगा। कैथोड में जो सॉल्यूशन में जो HCl है, HCl का H+ होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगा। तो ये हो गया कैथोड में और एनोड में, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है Zn+2H+। ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसकी, 2H+ गिव्स Zn2+ H2। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और H+ H2 में चेंज हुआ, ठीक है। ये है तरीका क्या करने का, सेल को रिप्रेजेंट करने का। तो हाइड्रोजन के सामने इलेक्ट्रोड, जिंक के सामने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने रिडक्शन किया, मतलब अपना, और जिंक ने क्या किया, अपने ऑक्सीडेशन किया। अब जो यहाँ पर रीडिंग आएगी वो हमने कहा ना कि इसके वजह से तो हमने मानी 0 है, तो टोटल रीडिंग किसकी वजह से आ रही होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी वजह से, इसके वजह से आ रहा होगा। तो E0 क्या हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, Zn2+ में गया हुआ है, Zn2+ में गया, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब हमने देखा तो ये वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी 0.76, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.76 वोल्ट। कितनी आ रही थी, 0.76 वोल्ट आ रही थी, 0.76 वोल्ट। तो ये क्या निकला, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक व्हेन इट इज कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट गिव्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन की होगी। अब ये नोट कर लो, अब जब हमने इसको रखा जिंक के लिए नहीं, कॉपर की बात करी, तो कॉपर के केस में थोड़ा उल्टा था कि कॉपर के केस में हम यहाँ इसको यहाँ की साइड क्यों रख रहे हैं देखेंगे अभी, और कॉपर को हमने इस साइड रखा। तो वो तो आपको साफ समझ में आया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने कॉपर क्या करेगा, कॉपर करेगा रिडक्शन अपना। तो ये है कॉपर का रॉड, और यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन रखा वो कौन सा रखा है, 1m कॉपर सल्फेट, ठीक है। और यहाँ हमने जो रखा है वो क्या रखा हुआ है, 1m HCl। यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन। तो अब देखा होगा, अब आपको कैसे पता कि यही क्या एनोड बनेगा, यही कैथोड बनेगा, कैसे पता लगा, जब ये मूव किया तो इसका जो डायरेक्शन था वो ऐसे था, वो डायरेक्शन ऐसा था, इसका मतलब करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हुई है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ है। इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने अब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है कॉपर के सामने, तो एनोड की तरह ट्रीट हुआ है, बिहेव किया है किसने, आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने। तो क्या किया होगा, H2 किस में कन्वर्ट हुआ है, H2H++ 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं कैथोड में कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किए, एक्सेप्ट किए, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए और क्या बनाया, Cu बनाया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई होगी, H2 + Cu2+ + 2H+ + Cu, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, H2 किस में गया, H+ में गया, डबल स्लैश ले लेते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या हुआ आपका, Cu2+ किस में गया, Cu में गया, और यहाँ पर Pt, ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। अब बात यह है कि जब ये रीडिंग नोट करी तो ये रीडिंग आई कितनी, 0.34 वोल्ट। ये रीडिंग 0.34 वोल्ट आई, और मैंने बोला था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0। तो ये किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से आ रही है। लेकिन कब, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो लिखेंगे Ce0 Cu2+ Cu, तो कितना लिखेंगे, 0.34। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कितना आ रहा है, Cu2+ Cu का 0.34। ऐसे ही सब कुछ ऑक्सीडेशन करेंगे, कुछ रिडक्शन करेंगे, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कोई ऑक्सीडेशन करेगा इलेक्ट्रोड, कोई रिडक्शन करेगा इलेक्ट्रोड।
अब मैंने आपको लिखता हूं यहाँ पर, अब देखो कॉपर के लिए ई नॉट जेड एन टू प्लस ये वैल्यू आई कितनी 0.76 और ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू इसकी वैल्यू है कितनी 0.34। इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का और ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का। अब एक चीज सोचो, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, इसकी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, इसकी कौन सी वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो हमें चाहिए कि हम दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसकी कंपेयर करूंगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को कंपेयर करूं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है और ये किसकी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। तो दोनों की वैल्यू कंपेयर करने के लिए मेरे को दोनों वैल्यू कैसी चाहिए होगी, सेम चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करते हैं। क्या करना है, कैसे होगा, देखो कैसे होगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में एक सिंपल सा रिलेशन है माइनस। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है तो वैल्यू को किस में चेंज कर दो, माइनस में। तो Zn ई नॉट Zn टू प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, देखो Zn टू प्लस में गया तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। अगर मैं रिवर्स कर दूं Zn टू प्लस प्लस Zn कर दूं तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल की। तो क्या करना है आपको 0.76 लिखनी है, बस वैल्यू क्या कर देनी है माइनस। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है Zn टू प्लस Zn की जी माइनस 0.76, कॉपर टू प्लस कॉपर की कितनी आई है 0.34। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन अच्छा और रिडक्शन करता है कॉपर या जिंक, तो आप कहोगे कॉपर करता है, कि क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 0। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं Cu टू प्लस, तो इसकी वैल्यू को भी रिवर्स कर दूंगा, क्या बना दूंगा 0.34 किसमें माइनस 0.34 वोल्ट। तो आपके पास अगर ऑक्सीडेशन कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसको रिडक्शन में चेंज कर दो, और जब वो रिडक्शन में चेंज हो जाएगा क्या करना है, वो अगर रिडक्शन में चेंज हो जाएगा तो जैसे अगर लिथियम है, लिथियम का जो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बनाया लिथियम बनाया, जो उसकी वैल्यू आई वो वैल्यू आई होगी 3.05। अगर ये Li ने क्या किया Li प्लस बनाया और इलेक्ट्रॉन लिथियम का जो इलेक्ट्रोड है मान लो उसकी वैल्यू कितनी है 3.05। अब इस वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में। ऐसे बहुत सारी जितने भी इलेक्ट्रोड है सबकी वैल्यू अगर ऑक्सीडेशन में आ रही है, जिसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन उसको हम रिडक्शन में चेंज करते हैं और उसकी क्या बना दी एक सीरीज बना दी। मान लो कि लिथियम ने रिडक्शन किया और अपने को क्या बनाया लिथियम Li बनाया, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस 3. इसकी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिथियम ने इलेक्ट्रोड रिडक्शन किया, क्या बनाया लिथियम बनाया और इसकी जो वैल्यू थी माइनस 3.05। ऐसी के प्लस इलेक्ट्रॉन के बनाया तो इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस 2.93। मैग्नीशियम 2 प्लस, वही मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लिया इसने मैग्नीशियम बनाया, Al3 प्लस है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कितने बनाए Al बनाया, इसकी जो वैल्यू है माइनस 2.737 और जो इसकी वैल्यू है माइनस 1.66। वहीं Zn तो अभी मैंने बताया था, Zn ने ऐसी वैल्यू निकाली होगी तो Zn की Zn निकली तो माइनस 0.76 और Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुए तो क्या बनाया Ni बनाया, ये कितनी आई माइनस 0.25। Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Sn बनाया माइनस 0.14। हाइड्रोजन 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 बना और इसके बारे में तो आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.00। कॉपर 2 प्लस कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाया इसने कॉपर, इसकी वैल्यू कितनी है 0.34 आई, ठीक है। और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा ये Ag बनाएगा, इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है Ag प्लस 0.80। लास्ट में लिख देता हूँ F2 का इलेक्ट्रोड लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बनाए तो क्या बनाया इसने, तो ये था आपका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं ये, और ये वैल्यूज क्या हुई होंगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने किसी का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, किसी का रिडक्शन हुआ होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है लिथियम की माइनस 3.05, पोटेशियम की माइनस 2.93, मैग्नीशियम की माइनस 2.37, एल्यूमिनियम की माइनस 1.66, जिंक की माइनस 0.76, निकल की माइनस 0.25, एसएन की माइनस 0.74, हाइड्रोजन की 0.00, कॉपर की 0.34, सिल्वर की 0.80, ब्रोमीन की 1.08,
Cl की और Cl की 1.36 और F2 की 2.87। तो ये जो एक अरेंजमेंट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ आप कह सकते हो कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा कहूँगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर नीचे जाऊंगा कहूँगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता क्या लगेगा? इससे हमें ये पता लगता है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का है। अब जो अपना अच्छे से क्या करा रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना रिडक्शन कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना जो अच्छे से रिडक्शन कराता है। तो अच्छा रिडक्शन कौन करा रहा है? दूसरे से इलेक्ट्रॉन कौन अच्छे से खींचेगा? जो नीचे वाला है ना, जिसका रिडक्शन अच्छा हो रहा। तो सबसे नीचे वाला जो फ्लोरीन है वो अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अपना ऑक्सीडेशन अच्छे से कराएगा ना। तो वैसे ही डाउन द ग्रुप अगर आप कहोगे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी धीरे धीरे नीचे जाते जाते क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो स्टार्टिंग माइनस से नीचे जाते जाते और बढ़ रही है। इस वैल्यू को रिवर्स कर दो, Li प्लस इलेक्ट्रॉन, तो कितने? प्लस 3.05। तो रिडक्शन की वैल्यू ऊपर जाने में क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे जाने में घटेगी, तो रिड्यूसिंग पावर ऊपर जाने में क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, इससे ये पता लगता है। स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन की पता लगती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पता लगती है, स्पॉन्टेनिटी भी उससे पता लग जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कि आपको आउटकम ऑफ द सेल पता लग जाएगा। अभी आपने देखा था कि एक सेल आपने क्या यूज किया था? एक सेल आपने वी कैन कैलकुलेट क्या? ई नॉट सेल। व्हाट इज दिस ई नॉट सेल? ई नॉट सेल इज द आउटकम ऑफ दिस सेल। आउटकम ऑफ दिस सेल का मतलब क्या है? आपने ये दो इलेक्ट्रोड को रखा, आपने उनके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में उनके इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर है, ये जिंक है, और जो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होगा या वोल्टमीटर होगा, यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? जब आपके डिफरेंट अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तब तो मैंने आपको सब वैल्यू थी वो लिखी हुई, लेकिन अगर कॉपर है, अगर यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर सिल्वर है, तब ये वैल्यू कितनी आएगी? उसके लिए हमें उस वो जो वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे? ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल को कहते क्या है? इस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन क्या क्या कहा होगा? ई नॉट सेल डायरेक्टली नहीं दिया होगा, क्या कहा होगा? ई नॉट सेल, या तो ई नॉट सेल निकालो का होगा, या तो सेल पोटेंशियल निकालो का होगा, या तो क्या कहा होगा? ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो। तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट एनोड। तो ध्यान रखना, कैथोड में भी एनोड में भी ये जो दोनों वैल्यू होंगी, ये ई नॉट वैल्यू जो होंगी वो सब क्या होंगी? रिडक्शन पोटेंशियल होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगी। ये ई नॉट कैथोड भी और ई नॉट एनोड भी। अब एक चीज देखो, ये जो आपने कनेक्टिविटी करी है, आपसे पेपर में इस तरीके से नहीं दिया होगा, आपको इसकी रिएक्शन दी गई होगी और कैलकुलेट करने को कहा गया होगा ईएमएफ निकालो। क्या? जैसे आपके पास क्या कहा होगा? जैसे आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है, सेल दी है, सेल की रिएक्शन दी है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। नाउ फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल। हाउ कैन वी फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल? फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो इसका हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा होगा। मैंने आपको याद दिलाया कि AO और CR एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो Zn2 प्लस में गया है तो ये क्या है? आपका एनोड है, और कॉपर 2 प्लस कॉपर में गया है, ये क्या है? आपका कैथोड है। तो एनोड तो मिल गया आपका, कैथोड भी मिल गया आपका, तो वैल्यू भी रख देंगे आप। तो ई नॉट सेल, पहले हम ई नॉट कैथोड क्या है आपका? ई नॉट Cu2 प्लस Cu। अब ये चीज ध्यान रखना, Zn2 प्लस नहीं लिखोगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ई Zn2 प्लस Zn, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, भले ही उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बना है वो तो बात की बात, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होती है? 0.34, और इसकी कितनी होती है? -0.76। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है तो कितनी आ जाएगी ये? 1.10 वोल्ट। तो आउटकम ऑफ दिस सेल कितना आएगा? ई नॉट सेल। अगर ई नॉट सेल अगर प्लस माइनस आता ना,
तो रिएक्शन कभी नहीं होगी। मतलब जिनको को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिला हो तो रिएक्शन होगी कि जिनका अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर रिवर्स करके देखते हैं, देखो रिवर्स अगर मैं करके देखता तो ये वैल्यू इधर लिखता और ये वैल्यू इधर लिखता, मतलब कॉपर रिएक्शन क्या होती, कॉपर प्लस Zn2 प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस Zn, मतलब रिवर्स रिएक्शन होती नहीं होती, मतलब Zn का रिडक्शन हो रहा होता, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा होता। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब ये वैल्यू पहले लिखते हैं और ये वैल्यू बाद में लिखते हैं। -0.76 माइनस 0.34 कितनी वैल्यू आती है, -1.10। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू अगर क्या आती है, माइनस आती है, तो वो रिएक्शन क्या नहीं होगी, होगी नहीं, वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, मतलब ठीक है। तो ई नॉट सेल अगर माइनस में आता है तो वो रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी बता सकते थे, कोई स्पॉन्टिनिटी पता लगे कि ये रिएक्शन नहीं होती है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारा जो लेते हैं वो है आपका एक है Cu Ag 2Ag प्लस गिव्स Cu2 प्लस 2Ag। अब इस रिएक्शन में एनोड कौन सा हुआ, कॉपर, और सिल्वर क्या हुआ, कैसे पता लगा, कॉपर 0 में ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन AOCR रिडक्शन हुआ है, तो क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Ag, क्योंकि Ag कैथोड है, Ag क्या है आपका, कैथोड है, Ag प्लस स्लैश Ag माइनस ई नॉट Cu स्लैश Cu2 प्लस। तो Ag का वैल्यू कितनी थी, हमने देखी थी 0.80 थी, और कॉपर की कितनी थी 0.34, तो ये वैल्यू कितनी आई 0.34, तो ये वैल्यू कितनी है 0.46 वोल्ट। तो ये है आपकी क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर में आप थर्ड लेक्चर था ये, ठीक है। अब ये इसमें आपने देख लिया कि ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ई नॉट सेल निकालने का तरीका आपको पता लग गया कि कोई भी रिएक्शन दी होगी और इसको अगर मैं रिवर्स करके देखूंगा तो इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, माइनस आएगी। उससे क्या पता लगेगा कि रिवर्स रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, तो आपकी फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी इस रिएक्शन की आप बता सकते हो। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगले में हम आपको नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और इक्विलिब्रियम का नस्ट इक्वेशन करेक्शन, और फिर डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद हम बैटरी सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल्स। ये तो अगले लेक्चर में शायद नस्ट इक्वेशन ही होगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।